Hello everyone, welcome back again to this particular class of the financial accounting। आज हम इस क्लास में आगे बहुत सारी बातें लिक्विडेशन की करने वाले हैं। उससे पहले एक बार फटाफट देख लेते हैं कि कल की क्लास में हमने क्या क्या किया था। कल के क्लास में हमने लिक्विडेशन ऑफ कंपनी नाम का चैप्टर शुरू किया था, जिसमें हमने ये देखा था कि लिक्विडेशन यानी वो लिक्विडेशन नहीं है जो लिक्विडेशन आप समझ रहे हैं, ठीक है ना। तो लिक्विडेशन यानी क्या होता है, तो किसी भी कंपनी का एक पर्टिकुलर सेक्टर या किसी भी कंपनी को अगर लिक्विडेट करना है यानी कि बंद करना है, उस प्रोसेस को हम लिक्विडेशन कहते हैं, बराबर है। फिर हमने देखा था कि लिक्विडेशन मतलब कंपनी बंद होने के कितने टाइप्स हैं। हमने डिफरेंस देखा था कि डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी यानी क्या होता है, वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी यानी क्या होता है, और लिक्विडेशन ऑफ कंपनी यानी क्या होता है। जिसमें कि हमने डिसोल्यूशन यानी देखा था कि डिसोल्यूशन मतलब अगर किसी कंपनी को दिया गया समय, कॉन्ट्रेक्चुअल समय, वो खत्म हो जाता है। कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कुछ दिए गए समय के लिए ही काम करने के लिए आती है, बराबर है क्या। जैसे कि 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 2 साल के लिए अगर वो कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट है तो सिर्फ वो कंपनी उतने ही साल के लिए काम करने के लिए आएगी, ठीक है। और अगर किसी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, जैसे कि हमने एक एग्जाम्पल दिया था एफकॉन्स कंपनी का और मेट्रो का, नागपुर मेट्रो का हमने एग्जाम्पल लिया था, क्लियर है क्या। उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया तो वो फर्म क्या हो जाती है, वो बिजनेस क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। फिर हमने देखा था कि वाइंडिंग अप यानी क्या होता है। वाइंडिंग अप यानी लिटरली कंपनी को बंद करना। यानी कंपनी वाइंडिंग अप कब होती है, जब कंपनी इस पोजीशन पे पहुंच जाए कि जहां पर कंपनी के लायबिलिटीज बहुत ज्यादा है लेकिन एसेट्स उनकी उतनी नहीं है जितनी वो लायबिलिटीज पे कर सके। तो ऐसे सिचुएशन में कंपनी को वाइंडिंग अप करना होता है। फिर हमने देखा था कि डिसॉल्व करो या वाइंडिंग अप करो, इस पूरी वाइंडिंग अप प्रोसेस को अगर सिस्टमैटिकली किया जाए तो उसे हम लिक्विडेशन कहते थे, बराबर है ना। तो लिक्विडेशन करने के लिए मैंने आपको बताया था कि लिक्विडेशन होता है 3 तरीके से। एक होता है वॉलंटरी लिक्विडेशन, एक होता है लिक्विडेशन बाय कोर्ट, और एक होता है लिक्विडेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, क्लियर है। और फिर हमने देखा था कि सर ये सारे लिक्विडेशन यानी ये प्रोसेस है, ठीक है, लेकिन ये प्रोसेस में करना क्या होता है। तो मैंने बताया था आपको कि कंपनीज की सारी एसेट्स को क्या करना होता है, बेचना होता है, या कंपनी के पास से जितना भी पैसा आना है उतना पैसा हमको इकट्ठा लेकर आना पड़ता है एक जगह, और उसमें से जिन जिन लोगों की लायबिलिटीज कंपनी के ऊपर है उन लोगों को पैसे पे करने होते हैं, बराबर है क्या। अब हमने देखा कि सर अगर एसेट्स कम है और लायबिलिटी बहुत ज्यादा है तो फिर उस केसेस में हम पैसा कैसा पे करेंगे। तो हमने देखा था कि उस केसेस में हम लायबिलिटी के रेशियो में हम लोग पैसा सबको देंगे, यानी जिसका जितना ज्यादा रेशियो होगा, जितना ज्यादा उसकी लायबिलिटी होगी, उन लायबिलिटीज के रेशियोज के अनुसार हम उनको क्या करेंगे, अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बराबर है। फिर हमने देखा था कि सर इतनी सारी प्रोसेस कंपनी खुद करती है क्या, तो आंसर इज नो। उसके लिए अपॉइंट किया जाता है एक व्यक्ति जिसे हमने कहा था लिक्विडेटर। बात समझ में आई। फिर हमने देखा था कि ये लिक्विडेटर सर अपने मर्जी से लिक्विडेशन करता है क्या, तो आंसर इज नो। इसके भी कुछ रूल्स और रेगुलेशंस है जो आपको बीकॉम लेवल पर पढ़ने नहीं है। लेकिन ये जो लिक्विडेटर है सर ये ऐसे ही हिसाब रफली लिखकर क्या करता है, लिक्विडेशन करता है क्या, तो आंसर इज नो। उसके लिए लिक्विडेटर एक अकाउंट बनाता है जिसके लिए हमने बोला था लिक्विडेटर का स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, क्लियर है क्या, बात समझ में आई। फिर मैंने उसमें से आपको बताया था कि लिक्विडेशन का स्टेटमेंट अकाउंट लिक्विडेटर बनाएगा जिसमें 2 साइड्स रहेगी, एक साइड रिसिप्ट साइड रहेगी, एक साइड पेमेंट साइड रहेगी। फिर उसमें हमने बात की थी कि जो पेमेंट साइड है वो पेमेंट साइड आपको स्टेप बाय स्टेप पेमेंट करना है, यानी कि पहले इन लोगों को पेमेंट करना है तो उन्हीं लोगों को पेमेंट करना है एज पर द रूल्स, क्लियर है। अभी तक मैंने जितनी बातें बताई वो कल की क्लास का रिवीजन था। एक बार हो सकता है आपके दिमाग में नहीं आई हो, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको फटाफट वो सारी चीजें जो अभी मैंने बताई वो दिखाना चाहता हूं। तो देखो हमारा चैप्टर लिक्विडेशन ऑफ कंपनी चल रहा था, जिसमें हमने कल ये देख लिया था, ये देखिए कि लिक्विडेशन यानी कि कंपनी अगर बंद होना है तो उसमें 3 टाइप्स आते हैं, जिसमें हमने डिफरेंस देख लिया था कि व्हाट इज डिसोल्यूशन ऑफ कंपनी, व्हाट इज वाइंडिंग अप ऑफ कंपनी एंड व्हाट इज लिक्विडेशन ऑफ कंपनी। फिर हमने देखा था लिक्विडेशन होता है 3 प्रकार से, वॉलंटरी लिक्विडेशन, कंपल्सरी लिक्विडेशन और लिक्विडेशन अंडर द सुपरविजन ऑफ कोर्ट, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि सर लिक्विडेट कंपनी को लिक्विडेशन करना है, लिक्विडेट करना है क्या होता है, तो एसेट्स को बेचकर पैसा कलेक्ट करो और लायबिलिटीज को क्या कर दो, पेड कर दो। ये सारी चीज कौन करता है, तो एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है जिसे हम लिक्विडेटर नाम देते हैं। फिर हमने देखा था कि लिक्विडेटर ये सब चीजें कहाँ मेंटेन रखता है, तो उसके लिए वो एक अकाउंट बनाता है जिसे हम लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट कहते हैं, और उसमें होती है 2 साइड्स, एक होती है रिसिप्ट साइड और एक होता है पेमेंट साइड। रिसिप्ट साइड मतलब
जहां पे हमको पैसा मिलेगा या जिन लोगों से लेना है वो पूरा पैसा लाकर इस रिसिप्ट साइड में जमा करो और उसमें से सभी पर्सन्स के क्या कर लो, पेमेंट कर लो। ठीक है ना, उसमें से सबके क्या करने होते हैं, पेमेंट करने होते हैं। क्लियर है क्या? और जो पेमेंट है वो इसी सीक्वेंस वाइज हमको करने हैं, बराबर है। पहले लीगल चार्जेस तो लीगल चार्जेस की, बाद में रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर तो रेम्यूनरेशन ऑफ लिक्विडेटर ही करने हैं, और लास्ट में मैंने जाते जाते ये बताया था कि ये पेमेंट इसी सीक्वेंस में क्यों करना है, ये हमारा आज का टॉपिक है, बराबर है। तो आज की क्लास में हम करेंगे ये जो पेमेंट साइड है, इस पेमेंट साइड के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे, बराबर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सर आज का इंट्रोडक्शन तो इतना जबरदस्त लगा कि क्या है बताया। वैसे रिवीजन करते रहना चाहिए बेटा, आप भूलोगे मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ठीक है, मैं आपको कभी भूलने नहीं दूंगा कि हमने क्या पढ़ा था। भले आप मुझे भूल जाइए, लेकिन मैंने क्या पढ़ाया आपको ये नहीं भूलने दूंगा। ठीक है ना, मतलब मेरा एम इंटेंशन एक ही है कि आप टीचर को भले ही भूल जाओ, लेकिन कभी इन फ्यूचर अगर आपको लिक्विडेशन के बारे में किसी ने भी सवाल पूछा तो आपके माइंड में बातें क्लिक होनी चाहिए। किसने पढ़ाया ये नहीं पता, लेकिन क्या पढ़ाया ये पता है। ठीक है ना, तो ऐसे आना चाहिए आपका। चलो, तो आज हम एक्सपेंसेस के बारे में डिटेल चर्चा करेंगे कि पेमेंट्स किस तरीके से किए जाते हैं। सबसे पहले आता है लीगल चार्जेस। तो सर सबसे पहले लीगल चार्जेस ही क्यों करना है, सबसे पहले लीगल चार्जेस ही क्यों करने हैं? तो देखो बेटा, सिंपल सी बात है, कोई भी कंपनी हो, उस कंपनी को अगर आप लिक्विडेट कर रहे हो तो उसके लिए एक अपॉइंट पर्सन किया जाता है, लिक्विडेटर, है ना। तो इस लिक्विडेटर को जो प्रोसेस करनी होती है वो लॉ के अकॉर्डिंग करनी होती है, बराबर है क्या, जिसके लिए कुछ लीगल चार्जेस भी लगते हैं, जैसे कि स्टैम्प पेपर मंगवाना, स्टैम्प पेपर पे प्रोसेस लिखना, स्टैम्प पेपर पे हर चीज लिख कर लेना कि हम कितनी एसेट्स को बेचेंगे, कितने लायबिलिटीज कौन से रेशियोज में बांटेंगे, जिससे आगे चल के किसी का झगड़ा ना। क्लियर है क्या? तो वो सारी प्रोसीजर जो होती है वो लीगल प्रोसीजर होती है। लिक्विडेशन यानी कि एक लीगल प्रोसीजर है। उस लीगल प्रोसीजर को पूरा करने के लिए सबसे पहले आपको खर्चा क्या करना पड़ेगा, लीगल चार्जेस देने पड़ेंगे। बात समझ में आई ना, बराबर है जी सर। जैसे कि आप देखो, आपको अगर कुछ भी लीगल वाला काम पड़ा तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, या तो स्टैम्प पेपर खरीदना होता है, या तो सबसे पहले अगर झगड़ा बड़ा है तो आपको एक एडवोकेट को अपॉइंट करना होता है। एक एडवोकेट को अपॉइंट करना होता है, वो एडवोकेट सर जो है वो सारी बातें आपको अच्छे से समझा देते हैं। तो ये एडवोकेट सर है, और बाकी आपका स्टैम्प पेपर वगैरह व्हाटएवर जो भी आपको डॉक्यूमेंट्स लगेंगे उनका आपको कुछ कॉस्ट लगता है। तो सबसे पहले यही खर्चा होना चाहिए। ठीक है, कॉमन सेंस भी यही कहता है कि सबसे पहले लीगल चार्जेस ही होने चाहिए। ठीक है सर, समझ में आया लीगल चार्जेस का रीजन कि लीगल चार्जेस पहले क्यों आते हैं? जी सर। उसके बाद आता है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट पे क्या था? सेकंड पॉइंट पे था रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर्स, है ना। रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर्स। सर रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर क्यों पहले देना होता है, दूसरे नंबर पे क्यों देना होता है? तो ऑब्वियसली बात है बेटा, आप बताओ, मान लो ये आप हो, ये आपकी वाली है। ठीक है, ये आप हो और ये आपकी वाली है। डन। जो गर्ल्स होंगी ये समझ लो बेटा, ये आप हो और ये आपका वो है। ठीक है, हम पति पत्नी की बात कर रहे हैं। मैं ऐसा चाहता तो नहीं हूं, लेकिन पात्र घटनाएं काल्पनिक है, एग्जाम्पल समझाने के लिए मुझे ये चीज बतानी पड़ रही है। ये आप हो, ये आपकी वाइफ है, और वो आप वाइफ हो और वो आपका हस्बैंड है। ठीक है, हुआ ये कि आप दोनों के बीच में कई दिनों से बहुत जम के झगड़े चल रहे थे और बात कोर्ट तक जा पहुंची। ठीक है, अब देखो, जैसे ही मान लो ये बंदा सचिन है, सचिन टिचकुले, सचिन टिचकुले ने सबको देखा है। सचिन टिचकुले ने सबको देखा है क्या? नहीं, सबने सचिन टिचकुले को देखा है ना। अक्षय कुमार ने किरदार निभाया था सचिन टिचकुले जी का।
उसमें सबको उसका नेचर पता था कि सचिन टिचकुले ने क्या किया, एक वकील अपॉइंट किया। वकील अपॉइंट करने के बाद ये इन्होंने भी अपना वकील लेके आए, ठीक है। ये दोनों मिले कोर्ट में, और ये सचिन टिचकुले इस वकील को ऐसा बोल सकता है क्या, आप पहले केस लड़ लो उसके बाद हम पैसा देंगे। अरे तू पहले केस तो लड़ ले भाई, फिर पैसा दे दूंगा। ऐसा होता है क्या, बताओ? आंसर इज नो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। ऐसा होता है क्या? नहीं। यहां तक कि आप मुझे भी बताओ कि सर आप पहले पढ़ा दो, जब हम एग्जाम पास हो जाएंगे फिर आपको पैसे दे देंगे। डॉक्टर को भी बोल लो कि सर आप ना पहले मेरी ट्रीटमेंट करा दो, मैं ठीक हो जाऊं, मैं अच्छा लगने लगेगा तो मैं जाऊंगा, 2 पैसे कमा के लाऊंगा और फिर आपको दे दूंगा। ऐसा होता है क्या? नहीं। ऐसा क्यों नहीं होता है? रीजन एक ही है कि कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, कि काम होने के बाद कोई पहचानता नहीं किसी को। इंडिया इज माई कंट्री, इंडिया है, बराबर है क्या, जिसमें बेटा जब तक काम ना हो तब तक हम साथ साथ है, जब काम हो गया तो हम आपके है कौन, हम आपको पहचानते ही नहीं। समझ में आया क्या? ऐसी चीजें चलती है। अरे क्लियर है क्या? तो यही भी रीजन है कि जब कोई भी लिक्विडेटर अपॉइंट है, जैसे कि मान लो मैं यहाँ पर ये एग्जांपल दे रहा था कि आपने अगर कोई एडवोकेट को अपॉइंट किया, या आपके वाइफ ने भी अपॉइंट किया एडवोकेट को डिवोर्स केस के लिए, तो ये एडवोकेट को पहले फीस देनी होगी ना, तभी तो वो केस जाके कोर्ट में लड़ेगा। बात समझ में आई क्या? यस सर। रेम्यूनरेशन पहले आता है, लीगल चार्जेस पहले, स्टैम्प पेपर वगैरह खरीद के लेके आ जाओ, उसके बाद इनकी फीस दे दो। देखो सेकंड नंबर पे भी वही आ गया, और उसके बाद बाकी सारी चीजें करेंगे। समझे क्या बात को? सर समझ में आ गया? तो वैसे ही अगर कोई भी लिक्विडेटर आपने अपॉइंट किया है जो कंपनी को लिक्विडेट कर रहा है, प्रोसीजर फॉलो कर रहा है, तो पहले तो उसका रेम्यूनरेशन देना पड़ेगा आपको, तभी तो वो कंपनी में आएगा और तभी तो अपना काम शुरू करेगा। अरे हाँ है ना? अब कंपनी लिक्विडेटर को रेम्यूनरेशन 2 प्रकार से दे सकती है, या तो जितनी एसेट उसने बेचा उसके ऊपर दे सकती है। ऑब्वियसली बात है ना, लिक्विडेटर का काम क्या होता है, एसेट्स को बेच दो और लायबिलिटी को पे करो, 2 काम करने हैं उसको। तो कंपनी बोलती है देखो लिक्विडेटर भाई साहब, अगर आपने हमारी सारी एसेट बेच दी तो हम उसके ऊपर भी आपको कमीशन देंगे, यानी कि रेम्यूनरेशन देंगे, और अगर आपने हमारी सारी लायबिलिटीज पेड कर दी उसके ऊपर भी हम आपको कमीशन देंगे, मतलब पेमेंट करेंगे। ठीक है क्या? तो 2 चीजों पर लिक्विडेटर को पैसा मिल सकता है, या तो सारी एसेट्स को बेचने पर उसको परसेंटेज दे सकते हैं कमीशन के तौर पर, रेम्यूनरेशन के तौर पर, या तो उसने सारी लायबिलिटीज को पेड कर दिया तो उसके ऊपर भी उसको क्या मिल सकता है, रेम्यूनरेशन मिल सकता है। क्लियर है बात? समझ में आई सबको? समझ में आ गया सर? ठीक है, चलिए आगे बढ़े। सचिन टिचकुले को हम लोग थोड़ा सा मिटा देते हैं। चलिए आ जाइए। लेकिन फिर भी हमको इस बात को थोड़ा सा डिटेल में लिखना है। लेकिन फिर भी हमको इस बात को थोड़ा सा डिटेल में लिखना है बेटा। हाँ जी, सबसे पहला पॉइंट था हमारा कमीशन, या फिर रेम्यूनरेशन मिल रहा है ऑन एसेट रियलाइज्ड पे, या मिल रहा है पेमेंट्स करने पर। देखो एसेट रियलाइज करने पर एकदम सिंपल है, उसमें तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है कि आपने जितना एसेट बेचा उसके ऊपर आपको एक कमीशन का रेट दिया रहेगा, उतना % आपको मिल जाएगा। जैसे कि एग्जांपल लेते, ये लिक्विडेटर है, कंपनी बोलती है लिक्विडेटर को अगर आप हमारी एसेट्स को बेच देते हो तो हम आपको एट द रेट ऑफ 10% कमीशन दे देंगे। तो ठीक है, लिक्विडेटर ने कंपनी की सारी एसेट बेच दी 1 करोड़ में, 1 करोड़ में लिक्विडेटर ने सारी एसेट्स कंपनी की बेच दी। अब बताओ लिक्विडेटर को कितना पैसा मिलना चाहिए? तो जितना एसेट बेचा उसके ऊपर 10%, तो 10 लाख हो गया। 10 लाख रुपए किसका रेम्यूनरेशन हो गया? लिक्विडेटर का। एकदम सिंपल। तो इसमें फॉर्मूला लिखने की कोई जरूरत नहीं, लेकिन मैं फिर भी लिखवा कर देता हूं
कि लिक्विडेटर का कमीशन कैसे आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर आएगा लिक्विडेटर का कमीशन, वो कैसे लिखेंगे, कमीशन इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ एसेट्स रियलाइज इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100। ठीक है, जितना एसेट की वैल्यू बेचा वो मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज इन कमीशन कर दो और डिवाइडेड बाय 100। ये डिवाइड बाय 100 क्यों आए वो समझ में आना चाहिए, क्योंकि वो कमीशन परसेंटेज में, इसीलिए वहां पर क्या आ गए, डिवाइडेड बाय 100 आ गए। ठीक है, बात समझ में आ गई क्या? यस सर। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है पेमेंट वाला, ये इंपॉर्टेंट है पेमेंट वाला। ठीक है क्या सर, पेमेंट वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? पेमेंट वाला इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि कभी कभी हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस होता है लायबिलिटीज को पेड करने के लिए, और कभी कभी हमारे पास बैलेंस होता ही नहीं है। ठीक है ना, कभी कभी हमारे पास पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट बैलेंस होता है, कभी कभी हमारे पास पेमेंट करने के लिए सफिशिएंट बैलेंस होता ही नहीं है। तो फिर हमको पहले निकालना होगा कि हमारे पास बैलेंस है कितना, और उसके हिसाब से पेमेंट करना होगा। बराबर है? तो आइए इसमें पहले मैं लिख लेता हूं आपको जो बताना है, उसके बाद मैं समझा कर देता हूं। ठीक है, इसमें ना दो चीजें आएंगी। इसमें आएगी आपकी दो चीजें। सबसे पहला आएगा when sufficient amount is available for payment। अगर सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए तो ये आएगा, यहां आएगा when sufficient amount is not available for payment। ठीक है, जब हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है पेमेंट करने के लिए तब हम कमीशन कैसा देंगे, लिक्विडेटर को, और जब नहीं है पैसा तो कैसा देंगे। ठीक है क्या? तो इसमें सबसे पहले सफिशिएंट अमाउंट अगर आपके पास अवेलेबल है तो हम पैसा कैसे देंगे, पेमेंट कैसे करेंगे? तो कैसे करेंगे? तो इसके लिए ना देखो, हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या है, रेम्यूनरेशन अमाउंट अवेलेबल है कि हम कितना पैसा देंगे। तो उसके ऊपर आपको डायरेक्ट रेम्यूनरेशन निकालना होगा। तो आप कैसा निकालोगे? तो ये सिंपल है एकदम, ये एकदम सिंपल है। कमीशन आप कैसा निकालेंगे? तो ये कमीशन हम निकालेंगे जितना अमाउंट पेड करेंगे, अमाउंट पेड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100। जाहिर सी बात है ना, जितना पैसा पेड करेंगे उसके ऊपर कमीशन मिल रहा है। तो मान लो मैंने 10 लाख पेड किया तो 10 लाख पे 10% 1 लाख रुपए मेरा कमीशन हो गया। बराबर है? एकदम सिंपल है ये। उसके बाद अगर मान लो आपके पास ना सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल है ही नहीं, आपके पास पैसा पेड करने के लिए, लायबिलिटीज पेड करने के लिए आपको नहीं पता कि कितना अमाउंट आपके पास अवेलेबल है, तो स्टेप नंबर 1 पहले तो वो आपको अमाउंट निकालना होगा। पहले तो वो आपको अमाउंट निकालना होगा और उसके बाद आपको क्या देना होगा, रेम्यूनरेशन देना होगा। ठीक है? अरे तो पता ही नहीं है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मालूम था हमको कि कितना अमाउंट हमने पेड किया, तो डायरेक्ट अमाउंट पेड मल्टीप्लाइड बाय परसेंटेज कर लो, खत्म कहानी। लेकिन यहाँ पर क्या है,
अमाउंट इज नॉट अवेलेबल, अमाउंट है ही नहीं कि कितना पेमेंट करना है, वो दिया ही नहीं है क्वेश्चन में। तो पहले तो हमको अमाउंट निकालनी होगी और उसके बाद परसेंटेज लगानी होगी, ठीक है क्या। तो यहां पर आएंगी स्टेप 1, फाइंड आउट द अमाउंट, फाइंड आउट द अमाउंट। पहले क्या फाइंड आउट करना है आपको, अमाउंट फाइंड आउट करना है, ठीक है क्या। तो अमाउंट आपको फाइंड आउट करना है। अमाउंट आपका फाइंड आउट करने का फॉर्मूला, फॉर्मूला बहुत अच्छे से ध्यान देना। अमाउंट ऑफ आइटम्स इज इक्वल टू जितना भी आपका बैलेंस अमाउंट बचेगा। सर बैलेंस अमाउंट कहां से पता चलेगा, जो अब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब मैं बता दूंगा आपको। जितना भी आपका बैलेंस अमाउंट आएगा मल्टीप्लाइड बाय 100 करना है अपॉन 100 प्लस रेट। ये रेट कौन सा, कमीशन का रेट, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल दे देता हूं, यहीं पर लिख देते हैं एग्जांपल। जैसे कि मान लो बैलेंस अमाउंट है ₹2 लाख और कमीशन है @5%। तो बताओ अमाउंट कितना होगा। ऐसा बैलेंस अमाउंट है 2 लाख, बचा हुआ अमाउंट है 2 लाख, 2 लाख में से कितना अमाउंट पेड करना है, ठीक है। तो कैसे निकालना पड़ेगा, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला आपको एज इट इज यहां लगाना है। तो क्या बोलता है फॉर्मूला, सबसे पहले बैलेंस अमाउंट, बैलेंस अमाउंट कितना है ये देखो, बैलेंस अमाउंट आपको दिया है 2 लाख, तो लगा दो यहाँ पे 2 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 100 प्लस रेट, रेट क्या है 5, तो ये कितना हो जाएगा 2 लाख। डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसे, ठीक है, पहले ऐसे लिख लेते हैं 2 लाख इंटू 100 डिवाइड बाय 105, तो ये कितना आ जाएगा निकालो। इट बिकम्स 1,90,476। मतलब इतना अमाउंट आपके पास अवेलेबल है पेड करने के लिए, इतना पैसा आपको देना होगा। समझ में आया क्या। भले ही आपके पास बैलेंस अमाउंट 2 लाख बचा है, लेकिन सिर्फ लाइबिलिटी पेड करने के लिए आप कितना अमाउंट यूज कर सकते हो, 1,90,476 रुपए आप यूज कर सकते हैं। और फिर ये जो पैसा पेड करेगा इसके ऊपर उसको क्या मिलेगा, इसके ऊपर लिक्विडेटर को मिलेगा कमीशन, क्योंकि हमने देखा था जितना पैसा पेड करेगा उसके ऊपर कमीशन मिलेगा। बात समझ में आई, समझ में आई सर। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन निकालो। अब ये तो इजी है ना, जितना अमाउंट होगा पेड करने का उसके ऊपर कमीशन निकालो। तो ये अमाउंट था पेड करने का, अमाउंट पेड इतना करना है, तो इसी के ऊपर कमीशन आ जाएगा। तो सेम क्या मैं बोल सकता हूँ, यही वाला फॉर्मूला यहाँ पर आएगा, अमाउंट पेड इनटू परसेंटेज ऑफ कमीशन अपॉन 100। तो ये सेम फॉर्मूला यहाँ पर जाएगा, सिर्फ दोनों में एक ही डिफरेंस है। यहाँ पर हमको क्या नहीं पता था, अमाउंट नहीं पता था, तो पहले हमको क्या करना है, अमाउंट निकालना है। सेम फॉर्मूला यहाँ पर आएगा, ठीक है। हो गया। मतलब इसमें हमको सिर्फ अमाउंट पेड कैसे निकालना है उसके तरफ ध्यान देना है। ये वाला फॉर्मूला हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाकी ये वाला फॉर्मूला सेम ही रहेगा। ये वाला फॉर्मूला सेम ही है, ये वाला भी फॉर्मूला सेम ही है, ठीक है। और ये वाला भी फॉर्मूला एकदम इजी है।
जितनी एसेट्स को बेचा उसके ऊपर परसेंट दे दो। ठीक है जी, रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर समझा, ये ऐसा चार्ट बनेगा। ठीक है, देखो लिख लो इसको, पहले देख लो कैसा बनेगा, इस तरीके से बनेगा, फिर एक एक चीज मैं दिखाता हूँ। पहले ये एसिड रियलाइज लिख लो, ये फॉर्मूलेज लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस ये लिख के होने चाहिए आपके पास, इसलिए कॉमन सेंस है। असेट बेचने पर मिल रहा है तो जितनी एसेट्स बेचा उसको मल्टीप्लाई कर दो जितना कमीशन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद जितना पेमेंट करेगा उतना उसके ऊपर कमीशन मिलेगा, तो जितना अमाउंट उसने पेड किया उसके ऊपर उसको क्या मिलने वाला है, कमीशन मिलने वाला, तो अमाउंट पेड मल्टीप्लाइड बाय कमीशन। ठीक है, तो ये आ जाएगा उसका पेमेंट वाला। और तीसरी बात ये थी कि अगर हमारे पास अमाउंट नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले हमको अमाउंट निकालना है, तो हमारे इस फॉर्मेट में ये वाला फॉर्मूला हमारा इम्पोर्टेंट बन जाता है कि पहले तो अमाउंट निकालो और फिर कमीशन दो, यानी कि रेम्यूनरेशन दो। तो पिछले वाला पॉज करके लिख लेना। फिर ये जो अमाउंट पेड आएगा, ये जो हमारा अमाउंट पेड आया हुआ है इसके ऊपर आपको कमीशन देना है। तो देखो अमाउंट पेड मल्टीप्लाइड बाय परसेंट ऑफ कमीशन डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, डन, ओके, यस सर। तो हमारा ये चीज हो गया, रेम्यूनरेशन हो गया, एसेट रियलाइज पे और पेमेंट्स पे भी हो गया। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन। ठीक है, अब आपने क्या किया, आपने एग्जाम्पल देते, वही वाला एग्जाम्पल कंटिन्यू करते। आप हो, आपकी वाइफ हो, दोनों का डिवोर्स केस चल रहा है, तो आपने पहले तो स्टैम्प पेपर वगैरह सब कलेक्ट करे, वकील को अपॉइंट किया, उनकी एडवोकेट की फीस दी, फिर आपने डॉक्यूमेंट चार्जेस भरे, व्हाटएवर। तो सबसे पहले लीगल चार्जेस भी हो गए, रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर भी हो गया। ठीक है ना, अब आप वकील से ना दो तरीके से प्रॉमिस कर सकते हो, एडवोकेट से आप दो तरीके से प्रॉमिस कर सकते हो। डिवोर्स अगर आप इतने समय के अंदर दिलाओगे तो मैं आपको इतना पैसा दूंगा, और अगर आप कोर्ट लंबा खींचोगे, मतलब केस लंबा खींचोगे तो मैं आपको इतना पेमेंट दूंगा। ठीक है, तो वही था यहाँ पर, अगर आप एसेट्स को बेचोगे तो इतना पैसा दूंगा, पेमेंट करोगे तो इतना पैसा दूंगा। समझ में आ गया? बस। अब साथ साथ इसके बाद आप जब कोर्ट कचहरी लड़ते हो तो आपके पर्सनल एक्सपेंसेस भी कुछ होते हैं कि नहीं, पर्सनल एक्सपेंसेस भी कुछ होते हैं कि नहीं। केस की तारीख जल्दी लेने के पैसे देने पड़ते हैं, केस का फैसला जल्दी सुनाने के पैसे देने पड़ते हैं। ठीक है ना, इंडिया में हर चीज में पैसा देना होता है, बराबर है कि नहीं। नहीं तो अगर ऐसी मराठी में कहा होता है कि सरकारी काम और 4 दिवस थाम। समझ में आया क्या? तो ये होता है, ऐसे आपको पैसा देना होता है। आपने कास्ट सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट बनाए होगे अपने लाइफ में, तो आप देख लो, आप अगर लाइन में लग के अगर करना चाहते हो तो बहुत लंबी लाइन लगती है। ठीक है ना, तो इसलिए वो एजेंट्स खड़े होते हैं बाहर, वो बराबर आपका काम करवा के देते एकदम कम समय के अंदर, लेकिन पैसा लेते। तो वैसे ही तो खर्चा हो रहा है आपका लिक्विडेशन पे, कंपनी लिक्विडेट हो रही है, उस प्रोसीजर पे खर्चा है, चाय पानी सबको पिलाना होता है, बराबर है कि नहीं। तो वो खर्चा बाद पे आएगा। उसके बाद में ये तो ठीक है, ये नॉमिनल 3 बातें समझी क्या, लीगल चार्जेस, लिक्विडेटर का रेम्यूनरेशन और एक्सपेंसेस। ये पहले आपको इनको आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी होगी। ठीक है, उसके बाद यहां से हमारी काम की चीज है कि सबसे पहले डिबेंचर्स को ही पैसे क्यों, डिबेंचर होल्डर को ही पैसे क्यों। तो देखो बेटा, सबसे बड़ी बात ऐसी होती है कि डिबेंचर होल्डर जो होते हैं ना, वो हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे कंपनी को पैसा देते हैं। जैसे शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर के बाद आते हैं डिबेंचर्स होल्डर। ठीक है ना, तो कंपनी डिबेंचर होल्डर को प्रॉमिस करती है कि हम आपका पैसा पहले देंगे एट द वाइंडिंग अप। अगर कंपनी वाइंडिंग अप हो जाती है, लिक्विडेट हो जाती है, तो सबसे पहले पैसा दिया जाता है डिबेंचर होल्डर्स को। तो डिबेंचर होल्डर जो होते हैं उसमें भी 2 डिबेंचर्स होते हैं, एक सिक्योर्ड डिबेंचर्स, एक अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स ही हम मानेंगे, ठीक है क्या।
तो सिक्योर्ड डिबेंचर ऐसे होते हैं कि जिनका पैसा कभी डूबता ही नहीं है। समझ में आया क्या? कंपनी बंद भी होगी ना तो कंपनी पहले किसको पैसा देंगी? इन सिक्योर्ड डिबेंचर्स को पहले पैसा देती है। समझ में आया? और जब तक कंपनी इनके पैसे यूज कर रही है तब तक इनको हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट भी देती है कंपनी। ये आपने बेसिक में तो पढ़ा होगा कि डिबेंचर्स वालों को इंटरेस्ट मिलता है। ठीक है, तो अगर मेरे पास ये खर्चे वगैरह के बाद अभी पैसे लौटाने की बारी आती है तो सबसे पहले मैं पैसा किसको दूंगा? तो सबसे पहले हम पैसा देंगे डिबेंचर्स वालों को। क्लियर है क्या? कुछ रीजन से इसके, ऐसा कुछ नहीं कि ऐसे ही होता है, कुछ रीजन से इसके कारण ये सब चीजें ऐसी हो रही है। ठीक है ना? तो ये हो गए डिबेंचर्स। डिबेंचर्स के बाद आते हैं अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। देखो क्रेडिटर्स आते हैं, क्रेडिटर्स मतलब जिन जिन लोगों से कंपनी ने उधार लिया था, क्रेडिटर्स आते हैं। क्रेडिटर्स में अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स ही रहते हैं। ठीक है, तो ये हो गए अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स के भी अंदर दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं प्रेफरेंशियल, यानी कि जिनको कंपनी पहले प्रॉमिस कर दी है कि हम कुछ भी हो जाए तो आपको पहले पैसा देंगे, और बाकी दूसरे जो है जिनको प्रॉमिस वगैरह नहीं किए वो अदर्स में आते हैं। तो ऑब्वियसली बात है, पहले किसको पैसा दे दो? पहले किसको पैसा दे दो? प्रेफरेंस वाले को, क्योंकि उनको पहला प्रेफरेंस होता है, और बाद में बचे हुए सारे क्रेडिटर्स को दे दो। उसके बाद अगर पैसा बचता है तो वो जाता है शेयर होल्डर्स को, और शेयर होल्डर में भी पहले किसको जाएगा? प्रेफरेंस वाले को, और फिर जाएगा इक्विटी वाले को। और इसके बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है ना, ये बात हमने कल लिखी नहीं थी जो आज लिखने जा रहे हो, इसके बाद भी अगर कुछ पैसा बचता है ना तो इसको हम सरप्लस कहते हैं। अगर इसके बाद भी कुछ पैसा बचता है तो इसको हम क्या बोलते हैं? सरप्लस बोलते हैं। लेकिन यहाँ तक तो जाती ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं कि प्रेफरेंस को भी पैसे मिल गए और इक्विटी वालों को भी पैसे मिल गए। बहुत कम सिचुएशन ऐसी होती है कि जिसमें कंपनी इस लेवल पर पहुंचती है, नहीं तो ऐसा होता नहीं है। ठीक है, आप सोचो ना, जितनी कंपनी के ऊपर लायबिलिटी सबको पेमेंट दे दी, इक्विटी वालों को भी दे दी, तो कंपनी लिक्विडेट करने का काम ही क्या है? तुम्हारे पास इतने सारे पैसे हैं कि सबको पैसा दे दिया, तो कंपनी लिक्विडेट करने का काम क्या था? बराबर है। लेकिन खैर ठीक है, हम मानते हैं कि चलो ठीक है, ऐसे हमको बंद करना है अपनी ब्रांच, तो भी ठीक है। तो इक्विटी वालों को भी पैसा मिल जाता है, उसके बाद जो बचता है वो सरप्लस होता है, और ये सरप्लस कंपनी किसी भी काम में लगा सकती है। चाहे वो अपने डायरेक्टर्स को बांट सकती है कि भैया ठीक है, हमारा बिजनेस था, हमने लिक्विडेट कर दिया, ये लो पैसा ले लो, या फिर वो ये पैसा उठा के दूसरे किसी ब्रांच में इन्वेस्ट भी कर सकती है। ये कंपनी का प्रॉब्लम है। बात समझ में आई क्या? यस सर। तो एकदम सिंपल में डिम्पल नाम का चैप्टर था ये, ठीक है, जिसको हम पढ़ना चालू किए हैं, और ये एकदम बेसिक सा इंट्रोडक्शन आपके लिए रहा है। पक्का? क्लियर? ये बातें आपको समझने लायक थी थोड़ी सी, जो मैंने यहाँ पर रेम्यूनरेशन लिक्विडेटर का बताया हुआ है। क्लियर है क्या? यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर, समझ में आया। तो आइए आज हम लोग शुरू करते हैं अपना चैप्टर, जिसमें हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉब्लम नंबर पहला। पहला प्रॉब्लम हम पढ़ने जा रहे हैं इसमें। ठीक है, आई होप कि जो वीडियो देख रहे हैं उनके पास नोट्स ऑलरेडी अवेलेबल है। ठीक है, चलिए आइए क्वेश्चन एक बार पढ़ लो। एक सेकंड, हमारा एक क्वेश्चन बचा हुआ है, मतलब सॉरी क्वेश्चन यानी एक कंसेप्ट बताना बाकी है आपका। आप तो बताओगे नहीं, मुझे याद आ गया तो मैं ही बता देता हूँ। ये वाली चीज़ है, रिसिप्ट साइड में देखो रियलाइजेशन ऑफ एसेट, यानी कि एसेट बेचकर पैसा आ गया, वो तो रिसिप्ट साइड में आ गया। अब ये क्या चीज़ है? सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। सर फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स से पैसा क्यों मिलेगा हमको? क्योंकि क्रेडिटर्स यानी हमको तो पैसा देना होता है। अरे बात समझ में आई क्या? है ना? लेकिन ये फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स हमको क्यों पैसा देंगे? समझ में आया? तो देखो बात ऐसी है कि क्रेडिटर्स दो प्रकार के होते हैं, एक सिक्योर्ड वाले और एक फुल्ली सिक्योर्ड वाले। जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स होते हैं ना, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो होते हैं उनका ऐसा रहता है कि कंपनी जब भी उनसे उधार लेती है तो उनको फुल्ली सिक्योरिटी दे देती है। फुल्ली सिक्योरिटी यानी कि उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करती है कंपनी कि अगर हमारी कंपनी आपका पैसा नहीं दे पाई तो आपको पूरा अधिकार है कि आप कंपनी की एसेट्स को बेचकर पैसा रिकवर कर सकते हैं। बराबर है? आपने अक्सर सुना होगा कि बैंक का लोन नहीं पेड किया इसलिए उनके घर को सील कर दिया गया, है ना? बैंक का लोन उन्होंने लिया था, किसी पर्सन ने, वो लोन पेड नहीं किया इसलिए वो लोन क्या करके, मतलब घर क्या करके सील कर गए। या आपने गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी की EMI पेड नहीं की, गाड़ी उठा के लेके गए। समझ में आया क्या? तो होता है फुल्ली सिक्योर्ड। समझ में आया बात?
तो कंपनी भी ऐसे कुछ लोगों को उधार लेती है, कंपनी किसी से उधार लेती है, जैसे कि लोन ले लिया, मान लो कंपनी ने बैंक से ही पकड़ लेते, ठीक है, एग्जांपल ले लेते, बैंक कोई भी कंपनी है, इस कंपनी ने बैंक से ले लिया लोन, ये कंपनी है, कंपनी ने बैंक से ले लिया लोन, ठीक है, और कंपनी को लिक्विडेट करने का काम पड़ गया। अब बैंक का कर्जा कंपनी चुका नहीं पाई, मान लो 50 लाख का कर्जा लिया था और अभी भी कंपनी के ऊपर बैंक को देने के लिए 40 लाख का लोन बचा हुआ है, मतलब बैंक आज भी 40 लाख रुपए कंपनी के ऊपर है बैंक के, और कंपनी लिक्विडेट हो गई। तो ये जो बैंक है ये फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर है, मान लो ये फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर है। तो कंपनी क्या बोलती है, अगर हम आपका पैसा नहीं दे पाए ना, तो आप बैंक हमारे कंपनी में आना, आपको जो भी एसेट्स को लगे कि इसको बेचना है तो आप वो एसेट्स को बेच सकते हो, और जो भी आपका पैसा आ गया वो आप रिकवर कर सकते हैं। समझ में आया? मतलब हमारी एसेट बैंक आकर बेचेगी और खुद का पैसा रिकवर करके चली जाएंगी। पक्का? अब एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो बैंक आई, बैंक ने ये पर्टिकुलर टाइप का एसेट हमारा बेचा, बैंक ने हमारा ये पर्टिकुलर टाइप का एसेट बेचा और बैंक के पास आ गए 60 लाख रुपीस। इस एसेट को बेचकर कितने पैसे ले लिए? 60 लाख रुपए। अब बैंक बाकी के 20 लाख रुपए अंदर नहीं कर सकती, क्योंकि सब चीजें कौन संभाल रहा है? लिक्विडेटर संभाल रहा है, वो तो हर चीज आपको वैल्यू करके देगा ना। तो 60 लाख रुपए में आपकी ये एसेट्स को बेचा गया, बैंक को कितना देना था? 40 लाख। तो बैंक क्या करेगी, आप अपना खुद का 40 लाख रुपए क्या करेगी? काट लेगी, और बाकी के जो बचे हुए एक्सेस 20 लाख है ना, जो बचे हुए एक्सेस एक्स्ट्रा 20 लाख है वो आपको दे देंगी, वापस कंपनी को दे देंगी। तो ये जो रिकवर हो रहा है बैंक से हमको पैसा, ये हो रहा है सरप्लस रिकवर फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। यानी कि आपका एसेट बेचा गया 60 लाख में, 60 लाख में से 40 लाख किसने रख लिए? बैंक ने रख लिए, और एक्सेस अमाउंट जो है, सरप्लस अमाउंट जो है, वो आपको बैंक वापस कर रही है। तो ये पैसा 20 लाख आपके पास आ रहा है, ठीक है क्या? तो ये हो गया सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्लियर है? उसके बाद रियलाइजेशन फ्रॉम कॉल्स इन एरियर्स। कॉल्स इन एरियर्स मतलब होता है कि जो आपके शेयर होल्डर है उन्होंने कुछ पैसे नहीं भरे कॉल्स के, बाद में उनसे आप पैसे रिकवर कर सकते हैं। और कॉल्स रिसीव्ड यानी कि जिनको शेयर होल्डर को पैसे देने थे वो शेयर होल्डर अभी पैसे दे रहे हैं। समझ में आया क्या? बात समझ में आई? तो एक टॉपिक समझने वाला यही था इसमें, जो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। क्लियर है? अब हम पूरी तरीके से रेडी है कि हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, तो चलो आइए, प्रश्न नंबर पहला आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। बोलता है अनुजा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी वेंट इनटू वॉलंटरी लिक्विडेशन। कंपनी कैसी लिक्विडेट हो रही है? वॉलंटरी लिक्विडेट हो रही है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन रहेगी जिसको आपको भी हाईलाइट करके रखना है। ₹7 लाख वेयर रिसीव्ड फ्रॉम इस एसेट्स, मतलब होता है 7 लाख रुपए एसेट्स को बेचकर रिकवर किए गए, यानी कि ये एसेट्स को रियलाइज करके कमाए गए पैसे हैं। बिल्कुल है सर, ये पैसा कंपनी ने एसेट को बेचकर कमाया। ठीक है, इट डज नॉट इंक्लूड दैट अमाउंट विच इज रिसीव्ड बाय सेलिंग दोज सिक्योरिटीज विच आर विद द फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। ठीक है क्या? मतलब इसमें फुल्ली सिक्योर्ड से बेचा हुआ पैसा इसमें इंक्लूड नहीं है, यानी कि फुल्ली सिक्योर्ड अलग है। फॉलोइंग वाज द पोजीशन, कंपनी की पोजीशन नीचे दिए गए प्रकार है। ठीक है, देखो अभी पोजीशन क्या क्या है। सबसे पहले बोलता है शेयर कैपिटल है 2 लाख शेयर्स, 2000 शेयर्स थे, 100 रुपए का एक, तो ये हो गए 2 लाख रुपए। ठीक है जी, उसके बाद फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। अब ये बात ध्यान से सुनना, फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स है 1,20,000 रुपए के, लेकिन उसमें से 90,000 वेयर रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, 90,000 ऑलरेडी रिसीव्ड हो चुके हैं। समझ में आया क्या? मतलब फुल्ली सिक्योर्ड वालों को 90,000 रुपए ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो आपको अभी मिलेंगे कितने? 30,000 रुपए। ठीक है, क्लियर? यस सर नहीं समझा बेटा, 1,20,000 रुपए के आपके फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स थे जिन्होंने एसेट्स को बेचकर 1,20,000 रुपए कमाए।
90,000 उनकी सिक्योरिटीज थी, 90,000 उनको हमने पेड कर दिए, तो एक्सेस पैसा कितना बच रहा है, तो 30,000, तो वो हमको मिलेगा। क्लियर है कि नहीं? ये देखो दिया है प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, पहले अदर क्रेडिटर्स को पैसा जाएगा कि प्रेफरेंस वाले को जाएगा? पहले प्रेफरेंस वाले को जाएगा, फिर ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है, बाद में अनसिक्योर्ड वाले को जाएगा। ठीक है। डिबेंचर्स हैविंग फ्लोटिंग चार्जेस ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी, डिबेंचर्स जिसमें फ्लोटिंग चार्जेस भी लगे हुए हैं, ये हमारी कोई बात की नहीं है, जो डिबेंचर्स है वो समझ लो कि डिबेंचर का पेमेंट 4 लाख का है। लिक्विडेशन एक्सपेंसेस, ये खर्चे हैं। रेम्यूनरेशन दिया हुआ है लिक्विडेटर को, ठीक है, और आपको प्रिपेयर करने बोला है द फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट ऑफ लिक्विडेटर। तो बना के दिखाओ फाइनल स्टेटमेंट क्या है लिक्विडेटर का। तो चलो आ जाओ, देर किस बात की, हम लोग फटाफट से अकाउंट बनाना शुरू करते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए मैं जगह बना लूं थोड़ी सी। अच्छा, बहुत है, लिक्विडेटर्स, स्टेटमेंट या लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। ठीक है, ये रहेगी आपकी रिसिप्ट साइड, ये रहेगा अमाउंट, ये रहेगा पेमेंट साइड, ये रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको एक बात ध्यान रखनी है, क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करोगे तो आपको एक्सपेंसेस तो दिए कि भैया ये भी पेड किया, वो भी पेड किया, वो भी पेड किया, लेकिन आपको सीक्वेंस वाइज लगाने हैं। ठीक है ना? ठीक है सर। तो सबसे पहले हम एक एक चीज लिखते चलते हैं। सबसे पहले ये 7 लाख रुपए जो आपको एसेट्स को बेचकर मिले हैं। ठीक है, तो ये 7 लाख रुपए एसेट्स बेचकर मिले आपको, तो हम यहां लिखेंगे एसेट्स रियलाइज। ठीक है, आपने एसेट्स को बेचा जिससे आपको 7 लाख रुपीज मिले। ओके, डन। उसके बाद आगे बोला है शेयर कैपिटल 2000 रुपीज 100 ईच, बराबर है क्या? तो शेयर कैपिटल कितने हो गए? 2 लाख रुपए के शेयर कैपिटल आपके हो गए। तो बताओ शेयर कैपिटल का यहाँ कुछ काम है क्या? तो आंसर इज नो। शेयर कैपिटल हमने अभी तक कुछ ऐसा पढ़ा, शेयर कैपिटल वगैरह ऐसा कुछ भी हमको इसका काम नहीं है। शेयर कैपिटल एज सच हमको काम नहीं पड़ेगा इसका। ठीक है, क्योंकि हमको तो देखना है क्या बेचा और क्या नहीं बेचा। ठीक है ना? तो शेयर कैपिटल 2 लाख का था, इसका हमको यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो ये फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स जो है 90,000 वेयर रिसीव्ड ऑन सिक्योरिटीज, 1,20,000 मिले थे, 90,000 उनको मिल चुके हैं, तो हमको वापस कितने मिलेंगे? 30,000 रुपए। ठीक है, तो जो फुल्ली सिक्योर्ड क्रेडिटर्स आएंगे उससे हमको कितना पैसा मिलने वाला है? 30,000 रुपीज। यहाँ पे लिखना होगा सरप्लस रिसीव्ड फ्रॉम fully secured creditors। ठीक है, तो ये आएंगे 1,20,000 टोटल आपको मिला था, जिसमें से 90,000 आपने दे चुके हो ऑलरेडी, तो बचे कितने? 30,000, ये आपको वापस मिलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हुए हम लोग ने देखा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। ठीक है, पहले तो देख लो इनकम कुछ और है क्या? ये इसमें से इनकम तो और कुछ नहीं है, बाकी सारे खर्चे ही है। ठीक है ना? तो ठीक है, और तो इनकम कुछ है नहीं हमारे पास, खर्चे है। तो खर्चे में सबसे पहला क्या आता है? तो खर्चे में सबसे पहले लीगल चार्जेस। तो देख लो लीगल चार्जेस है क्या यहाँ पर? आंसर इज नो, लीगल चार्जेस नहीं है। फिर आता है रेम्यूनरेशन। तो देख लो रेम्यूनरेशन है क्या? हाँ,
एक एक चीज को सीक्वेंस वाइज लिखते चल रहा है। रेम्यूनरेशन है तो पहले रेम्यूनरेशन का पेमेंट कर दो, यहां पर जाएंगे रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर। आपको ये प्रॉपर तरीके से बनाना है, मैंने ऐसे बनाया इसलिए आपने भी ऐसा नहीं बनाना। देखो रेम्यूनरेशन टू लिक्विडेटर आपको दिया है 21,000, हो गया, क्योंकि लीगल चार्जेस नहीं है, बाद में था रेम्यूनरेशन। ठीक है, रेम्यूनरेशन के बाद में क्या था, ये देखो अकाउंट में बना बताया मैंने, रेम्यूनरेशन हो गया। उसके बाद क्या था, एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन। तो देखो क्वेश्चन में एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन है क्या, एक्सपेंसेस ऑन लिक्विडेशन ये रहा, ये भी हो गया लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 17,000 का। जाके लिखेंगे लिक्विडेशन एक्सपेंसेस 17,000 रुपीज। ठीक है, उसके बाद था डिबेंचर्स, तो डिबेंचर्स भी है हमारे पास। डिबेंचर्स भी है, क्वेश्चन में देख लो 4 लाख रुपए के डिबेंचर्स भी दिए हुए हैं। ठीक है, ये डिबेंचर भी हो गया। उसके बाद अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स है और प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स है। अभी ये दोनों में से पहले किसको दोगे, तो पहले प्रेफरेंस वाले को देंगे, बराबर है क्या, पहले प्रेफरेंस वाले को देंगे, पहले देंगे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स को। प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है, तो 18,000 रुपए है, 18,000, तो हमने इनको दे दिया 18,000 रुपए, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे बहुत अच्छे से ध्यान देना, मेरे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो बचे हैं, सॉरी मेरे पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स तो बचे हुए हैं, कितने के हैं, 6,85,000 के। आप बोलेंगे सर क्या प्रॉब्लम है, इसको पेड कर दो, काम खत्म करो। ऐसा नहीं होता मुन्ना, ऐसा नहीं होता। अब आप देखो, अगर मैं इसकी टोटल करूं तो मेरे पास टोटल पैसा कितना आया हुआ है, 7,30,000 रुपए। इसमें से मैंने इतना पेमेंट कर दिया, इतना मैंने पेड कर दिया, तो बताओ बचा कितना है आपके पास, तो माइनस करो फटाफट। 7,30,000 में से ये सब चीजें माइनस करो, 21,000 माइनस करो, 17,000 माइनस करो, 4 लाख रुपीज माइनस करो और 18,000 माइनस करो। तो जब आप माइनस कर लोगे तो आपके पास आएगा 2,74,000। हालांकि आपके पास अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स कितने बचे हैं, 6,85,000 का पेमेंट देना है उनको, लेकिन आपके पास पैसा बचा कितना है बेटा, आपके पास पैसा तो सिर्फ इतना ही बचा है। तो क्या किया जाए, तो सर उनका लॉस हो जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। उतना पैसा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को दे दो, जितना बचा उतना दे दो, काम खत्म हो जाए, बराबर है क्या, क्लियर है। मतलब सर आप ऐसा कहना चाहते हैं कि, एक मिनट मैं अकाउंट बनाने की कोशिश करता हूं, फटाफट हम लोग बना देते हैं इसे। क्योंकि जब तक सिस्टमेटिकली लिखो ना, मुझे ही अच्छा नहीं लगता बेटा। ठीक है जी, अब ठीक है। अब आपको करना क्या है, इन सब का टोटल कर लो। हमारे पास पैसे आए कितनी, 7,30,000 रुपीज आए। 7,30,000 में से ये सारे पेमेंट हमने कर दिए, 1 2 3 और 4 पेमेंट करने के बाद जितना पैसा बचा है वो सारा का सारा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को जाएगा, बराबर है। तो अनसिक्योर्ड क्रेडिटर को कितना पैसा जाएगा, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये जाएगा
2,74,000, 2,74,000 ये था हमारा बैलेंसिंग फिगर। ठीक है जी, तो ये हो गया हमारा आंसर नंबर पहला। कितना सिंपल है, एकदम सिंपल लगा, बराबर है। लिख लो फटाफट। वीडियो पॉज करके आपको लिख लेना है बेटा। ओके, अब आप ये यहाँ पर एक डाउट आ सकता है कि सर बाकी के पैसे कहाँ गए फिर? जो 6,85,000 इनको देने थे, लेकिन इनको तो इतने ही मिले 2,74,000, तो बाकी के गए कहाँ? तो बाकी के डूब गए ना बेटा उनके पैसे, बाकी के उनके पैसे बैंक डेप्ट हो गए, क्योंकि कंपनी तो लिक्विडेट हो रही ना, और वो अनसिक्योर्ड है। अनसिक्योर्ड मतलब सिक्योर्ड नहीं थे, वो सिक्योर्ड रहते तो कंपनी के एसेट को बेचकर पैसा रिकवर करते, लेकिन वो सिक्योर्ड नहीं है, वो अनसिक्योर्ड है। जितना मिल रहा है चुपचाप ले लो, बाकी के डूब गए तुम्हारे पैसे। समझ में आया क्या? इसीलिए हमेशा याद रखना, सेफ्टी साथ में होनी चाहिए, ठीक है? सिक्योरिटी हमेशा साथ में होनी चाहिए, चाहे कहीं पे भी जाओ, ठीक है? समझ रहे हो? समझ गए सर? ओके, डन। तो बस आज की क्लास को यही करते हैं समाप्त। क्वेश्चन नंबर 2 जो रहेगा वो आपको खुद एक बार सॉल्व करके देखना है। अगले क्लास से हम क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व करना शुरू करेंगे। तो ठीक है बेटा, चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।